हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। देखो, हम लोगों ने पिछले टर्न पे गैसों का आयनीकरण पढ़ा था। तो गैसों के आयनीकरण में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल पाए जाते हैं, और आज हमें वहाँ पे डिस्कस करना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल पाए जाते थे तो वहाँ पे क्या था, लाइटनिंग इफेक्ट जनरेट होता था। तो हमें ये देखना है कि लाइटनिंग इफेक्ट जनरेट होता था तो कहाँ जनरेट होगा। अगर जनरेट हो रहा है तो हम उसे देख पा रहे हैं या नहीं देख पाएंगे। ठीक, तो इससे देख लेते हैं छोटा सा फिगर देख के कि जैसे ये मान लीजिए ये अर्थ है, यहाँ पे क्या है, सन। ये अर्थ हो गई, ये सन हो गई। यहाँ पे देखो, आप लोगों को पता है कि यहाँ पे हमारे क्या है, एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर हो गया, और एटमॉस्फेयर इसे ऐसे थोड़ा सा अलग बना लेते हैं। ये हो गया आपका, ये आपका आयन मंडल। ठीक है, आयनोस्फीयर। जैसे देखो, अगर हम कहें यहाँ से एक रेज जाएंगी इसकी सूर्य की ऐसे और ऐसे, ऐसे करके, तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ये पृथ्वी की ये लेयर हो गई, ये आपका इक्वेटर हो गई, ऐसे करके। तो जैसे यहाँ पे जो नॉर्थ पोल होगा ये साउथ पोल होगा, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल होगा। तो क्या होगा कि जैसे ये लेयर रेज यहाँ से जाएंगी सूर्य की, तो यहाँ पे एक लाइटनिंग इफेक्ट जनरेट होगा और यहाँ पे एक लाइटनिंग इफेक्ट जनरेट होगा। तो क्या होगा कि जैसे अगर यहाँ पे लाइटनिंग इफेक्ट जनरेट होता है तो इनके नाम है अरोरा बोरियलिस एंड अरोरा ऑस्ट्रेलिस। अरोरा बोरियलिस एंड अरोरा ऑस्ट्रेलिस, ये कहाँ पे होगा, ये आपका नॉर्थ पोल में होगा, और ये होगा साउथ पोल में। क्या होगा कि जब लाइटनिंग इफेक्ट नॉर्थ पोल में होगा इधर पे, ठीक, तो नॉर्थ पोल में होगा तो उसे हम बोलेंगे अरोरा बोरियलिस, और जब साउथ पोल में होगा तो इसी को हम बोलेंगे अरोरा ऑस्ट्रेलिस। अगर हम बात करें तो हम कहाँ पे हैं, ये इक्वेटर हो गई, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, हम यहाँ पे हैं। अगर हम कहें कि हम इसे देख पाएंगे इस लाइटनिंग इफेक्ट को, तो हम नहीं देख पाएंगे। कि अरोरा बोरियलिस को अगर हम बात करें कि अरोरा बोरियलिस को हम देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। क्या है, देख कौन पाएगा, जैसे यहाँ पे आप लोगों के ये बिल्कुल नॉर्थ पोल पे होंगे, जैसे नॉर्वे है, अलास्का है, यहाँ की मतलब आर्कटिक कॉन्टिनेंट के लोग इसे देख पाएंगे। क्लियर सी बात ना, कि आर्कटिक कॉन्टिनेंट के लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि जैसे नॉर्थ रसिया हो गया पूरा आपका, नॉर्थ रूस, और आपका कनाडा हो गया, यहाँ से हम लोग इसे किसे, अरोरा बोरियलिस को देख पाते हैं। ठीक, अब इसे कौन देख पाएंगे, तो यहाँ पे आपके जितने भी अटलांटिक महाद्वीप के लोग होंगे, कि अटलांटिक महाद्वीप पर जो होंगे वो इससे देख पाएंगे। बात समझ में आ रही ना, कि जो आपका लाइटनिंग इफेक्ट जनरेट हो रहा था तो वो नॉर्थ पोल में जनरेट होगा तो उसे हम बोलेंगे अरोरा बोरियलिस, और साउथ पोल पे जनरेट होगा तो उसे हम बोलेंगे अरोरा ऑस्ट्रेलिस। बात क्लियर ना। और जो इन्हें देख पाएंगे कि नॉर्वे, अलास्का, कनाडा हो गया आपका, ठीक है, और कह सकते हो कि रूस, नॉर्थ रूस, पूरा रूस नहीं, ठीक है, कि आपका जो उत्तरी रूस रसिया होगा वो पूरा इसे देख पाएगा। बात क्लियर ना। ये आपके अरोरा बोरियलिस एंड अरोरा ऑस्ट्रेलिस की चर्चा होगी। क्लियर ना। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे क्या भारत के लोग अरोरा बोरियलिस की घटना को देख सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, नहीं। क्लियर ना। नेक्स्ट पे आयनोस्फीयर में ही हमें लेयर का थोड़ा सा डिस्कशन करना है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, बस थोड़ा सा जानते हैं कि आयनोस्फीयर में भी ऐसी लेयर होती है, एक डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर, जी लेयर करके। क्लियर ना, कि आयनोस्फीयर में भी ये लेयर होती है, डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर और जी लेयर करके।
अब इनको कैसे बांटा गया है, तो ये याद रखना है कि डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ, डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ divide on the basis of radio waves. Reflection कि रेडियो वेव के परावर्तन के आधार पर, रेडियो तरंग के परावर्तन के आधार पर बांटा गया। ठीक है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। क्लियर है? जो लेयर है आयनोस्फीयर की, आयनोस्फीयर की जो लेयर है, डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर और जी लेयर, इन्हें किस आधार पर बांटा गया है, तो हम कहेंगे डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ रेडियो वेव्स रिफ्लेक्शन, कि रेडियो वेव्स के तरंगों, रेडियो तरंगों के परावर्तन के आधार पर इन्हें क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। क्लियर ना? ये थोड़ा सा आयनोस्फीयर की लेयर। नेक्स्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हम लोगों को जानकारी लेनी है इन दो की। एक तो होते हैं मेट्योर्स और एक होते हैं मेट्योराइट्स। इससे हम बोलेंगे उल्का, और ये होगा उल्का पिंड। ये हो गया उल्का पिंड। अब देखो, जब उल्का की बात करेंगे तो उल्का क्या कहलाएगा और उल्का पिंड क्या कहलाएगा, इन पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि उल्का क्या होगा और उल्का पिंड क्या होगा। तो जब हम कहें कि ये क्या है, पृथ्वी से दूर है, अवे फ्रॉम अर्थ, अवे फ्रॉम अर्थ, यानी कि पृथ्वी से दूर है। और जब पृथ्वी से दूर होगा तो हम इसी को क्या कहेंगे, उल्का, मेट्योर्स। और जब हम कहें कि ये पृथ्वी की एटमॉस्फेयर में इंटर कर चुका है, कि इंटर इन द अर्थ, इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, कि जब पृथ्वी के ये एटमॉस्फेयर पे, या अर्थ लिख लो, ठीक है, लिख लो एटमॉस्फेयर, तब हम इसे कहेंगे ये क्या है, उल्का पिंड। क्लियर सी बात ना? ऐसे याद रखना है कि अवे फ्रॉम अर्थ, यानी कि पृथ्वी से जब तक दूर है तब तक ये क्या होगा, आपका उल्का होगा। और जैसे ये पृथ्वी के एटमॉस्फेयर पे इंटर करेगा हम उसे कहेंगे उल्का पिंड। क्लियर सी बात? थोड़ा सा और देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी हो गई, यहाँ से कोई एक उल्का आ रहा है कंटिन्यू, ठीक है, यहाँ पे आपका मेसोस्फीयर है। क्या है, मेसोस्फीयर, कि यहाँ से कोई एक उल्का आ रहा है कंटिन्यू, ठीक है। अब ये क्या है, चूंकि अगर हम बात करें यहाँ पे कि आयन, जो आपका आयनोस्फीयर था, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, इस एक्सोस्फीयर इसके बाद मिलेगा, वहाँ पे भी टेम्परेचर क्या है, बहुत ज़्यादा। तो जब कोई उल्का यहाँ से आएगा, जैसे मान लो कोई उल्का पिंड ऐसे आ रहा है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे बर्न आउट हो जाता है, बर्न आउट। और बर्न आउट के कारण ये क्या होगा, यहाँ पे नष्ट हो जाएगा। और जब बर्न आउट के कारण ये नष्ट हो जाएगा तो इसी को हम बोलेंगे मेट्योर्स। बात क्लियर ना? कि जब ये उल्का, कोई भी पिंड क्या है, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के मतलब वहाँ पे बर्न आउट हो जाता है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, उल्का, मेट्योर्स कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही मतलब 99% ऐसे कण होते हैं या ऐसे हैवी पार्टिकल्स जो वहाँ से आते हैं, वो क्या हो जाते हैं, जल के राख हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ पृथ्वी पर नहीं आते, क्या होते हैं कि कुछ इसको क्रॉस कर जाते हैं। बात क्लियर ना? और जब ये कुछ क्रॉस करके हमारी अर्थ पे गिरेंगे, क्लियर सी बात ना, कि जब क्रॉस करके हमारी अर्थ पर गिरेंगे तब हम इन्हें कहेंगे मेट्योराइट्स। क्लियर ना?
बात समझ में आई कि जब कोई उल्का पृथ्वी की तरफ बढ़ता है और वह मीजोस्फीयर के पहले ही जलकर मीजोस्फीयर को क्रॉस नहीं कर पाती। अगर एक पॉइंट लिखना हो तो यहाँ पे लिख सकते हो नॉट क्रॉस्ड मीजोस्फीयर, कि जो उल्का होते हैं वो मीजोस्फीयर को क्रॉस नहीं कर पाते, और अगर ये मीजोस्फीयर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे उन्हीं को हम बोलेंगे मेटियोर्स। क्या है? उल्का। और अगर ये मीजोस्फीयर को, क्योंकि क्या है कि कुछ ऐसे होंगे कि जो यहाँ पे जल के आज जले हुए, ठीक है, जो आधे जले हुए हैं वो क्या है आगे बढ़ जाते हैं, तो वो क्या है पृथ्वी पर गिरेंगे, और पृथ्वी पर गिरेंगे तो उन्हें क्या कहते हैं? मेटियोराइट्स कहते हैं। क्लियर ना कि उल्का पिंड क्या होगा एंड उल्का क्या होगा। अब बात आती है कि अगर ये पृथ्वी में गिरेंगे तो कहाँ गिरेंगे? सीधी सी बात कि अगर कोई उल्का पिंड पृथ्वी पर आ रहा है तो गिरेगा कहाँ? ठीक है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारी काम करती है ग्रेविटी। ठीक, कि अगर हम बात करें कि कोई मेटियोराइट्स पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है तो वो किससे बढ़ेगा? क्योंकि यहाँ पे पृथ्वी की ग्रेविटी होती है, और जब ग्रेविटी होगी तो जहाँ पर ग्रेविटी ज़्यादा होगी पिंड कहाँ होगा? उल्का पिंड वहीं गिरेगा। तो अगर हम बात करें तो इक्वेटर पर एंड पोल्स पर, तो इक्वेटर एंड पोल्स पर ग्रेविटी कहाँ ज़्यादा होती है? हमें पता है ग्रेविटी पोल्स पर ज़्यादा होती है। क्लियर ना? तो हम ये कहेंगे कि उल्का पिंड की मैक्सिमम गिरने की संभावना कहाँ पर होती है? पोल्स पर। क्लियर ना? कि पोल्स पर उल्का पिंड के गिरने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है। ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि सारे उल्का पिंड आपके पोल्स पे ही गिरेंगे, कुछ आपके क्या हैं अनदर जगह बीच में भी गिर जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें, एक उल्का पिंड गिरा था महाराष्ट्र में, ठीक है। जब ये गिरा था तो यहाँ से जो आप लोगों ने पढ़ा होगा लूनर लेक, लूनर झील, ये इसी से लूनर झील का फॉर्मेशन इसी से हुआ था कि जब एक उल्का पिंड महाराष्ट्र में गिरा था तो लूनर झील का फॉर्मेशन हुआ था। क्लियर ना? ऐसा नहीं कि ये पोल्स पे गिरे, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कहाँ पे होगी गिरने की? पोल्स पे। कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इनके गिरने की होगी कहाँ पे? पोल्स पे। कि पोल्स पे मेटेराइट्स की गिरने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक, अभी देखो रिसेंटली में आपका कहीं बिहार में गिरा था, तो ऐसे करके ये गिरते रहते हैं, ऐसा नहीं कि बीच में ही गिरेंगे। बात क्लियर ना? कि जब कोई पिंड पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की ओर बढ़ता है तो वो मीजोस्फीयर को अगर क्रॉस नहीं कर पा रहा है तो उसे हम बोलेंगे मेटियोर्स, और अगर वो मीजोस्फीयर को क्रॉस करके पृथ्वी की ओर बढ़ता है तो उसे बोलते हैं मेटियोराइट्स। क्लियर ना? यह आपका मेटियोर्स एंड मेटियोराइट्स हो जाएंगे। तो कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो। ये याद रखना कि अगर क्वेश्चन बनता है कि मैक्सिमम मेटेराइट्स कहाँ गिरते हैं तो याद रखना पोल्स पर। ये आपका आयनोस्फीयर हो गया कि आयनोस्फीयर में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है कि यहाँ पे रेडियो स्टेशन भी स्थापित किए जाते हैं। ठीक, लेकिन एक क्वेश्चन था, एक स्टूडेंट ने पूछा कि बरसात के मौसम में रेडियो साफ क्यों नहीं आता? क्या होता है कि वहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाता है, क्लाउड के फॉर्मेशन से जो रिफ्लेक्शन हो पा रहा था किससे? आयनोस्फीयर में जो रेडियो स्टेशन थे वहाँ से जो रिफ्लेक्शन हो पा रहा था वहाँ से क्लियरली रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता है, इसी वजह से उनकी क्या है फ्रिक्वेंसी डाउन हो जाती है, जिससे हमें क्लियरिटी वाइज नहीं आ पाती। नेक्स्ट में हम लोग डिस्कशन करेंगे आपका सबसे बाहरी मंडल एक्सोस्फीयर, इसे हम बोलते हैं बहिर्मंडल। ऐसे सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या होगा? ऐसे लिख लो 640 से ये भी कहेंगे सबसे बाहरी परत है, आउटर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। थर्ड पॉइंट, यहाँ पे नेगेटिव लैप्स रेट पाई जाती है। रिवाइज कर रहे हो? देखो नेगेटिव लैप्स रेट क्या होती है? देखो जैसे बताया था कि हाइट के बढ़ने के साथ अगर टेम्परेचर भी बढ़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं?
नेगेटिव लैप्स रेट कहते हैं। फोर्थ पॉइंट में यहाँ पर आर्टिफिशियल सैटेलाइट लगाए जाते हैं या बनाए जाते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी बनाए जाते हैं, ठीक। अब इन पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट देखो ऐसे होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। जैसे ये अर्थ है, तो अर्थ को कवर करने के लिए एक होते हैं आपके जियो सैटेलाइट, एक होते हैं पोलर सैटेलाइट। तो जियो सैटेलाइट अगर इस पूरी अर्थ को कवर करना है तो समथिंग कम से कम 3 लगाने होंगे, ठीक। अगर पूरी अर्थ को अगर आप सैटेलाइट के माध्यम से कवर करना चाहते हैं तो पूरी अर्थ को कवर करने के लिए हमें जियो सैटेलाइट लगाने होंगे। और जियो सैटेलाइट अर्थ से नियरली अबाउट 32,000 किलोमीटर की डिस्टेंस पर लगाए जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट वो होते हैं पोलर सैटेलाइट। ये जियो सैटेलाइट। ये पोलर सैटेलाइट ये लगभग 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगाए जाते हैं। क्लियर ना? ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होते हैं वो एक्सोस्फीयर में लगाए जाते हैं, और एक्सोस्फीयर में लगाए जाते हैं। और इसमें 2 प्रकार के सैटेलाइट लगाने होते हैं, एक तो जियो सैटेलाइट होता है और एक आपका पोलर सैटेलाइट, ठीक है। जियो सैटेलाइट आपका 36,000 किलोमीटर की डिस्टेंस पे लगाए जाएंगे एंड पोलर सैटेलाइट आपका 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्टेबल किए जाते हैं, ठीक। क्लियर ना? नेक्स्ट पे इसी पे हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं। इसे समझ लीजिए थोड़ा सा। ये जैसे अर्थ है, अब देखो अर्थ के पास अपना मैग्नेटिक फोर्स भी होता है, मतलब चुंबकीय तरंगे भी होती हैं। तो यहाँ पे आपका मैग्नेटोस्फीयर भी पाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हो गया अपना एटमॉस्फेयर, ठीक, ये एटमॉस्फेयर होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, इसके चारों ओर ऐसे चुंबकीय तरंगें होती हैं, ऐसे ढेर सारी चुंबकीय तरंगें होती हैं ऐसी इस साइड। तो जब ये चुंबकीय तरंगें होती हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटो, इसी को हम बोलेंगे मैग्नेटो, ऐसे इसी को हम बोलेंगे मैग्नेटोस्फीयर। क्लियर ना? मैग्नेटोस्फीयर की ऐसी चुंबकीय तरंगें ऐसे होंगी, क्योंकि क्या है कि पृथ्वी के कोर में क्या होता है, निकेल और फेरस होते हैं, जो चार्ज पार्टिकल होते हैं। और वो क्या है, उनका चार्ज पार्टिकल मैग्मा के कारण क्या होता है, परिवर्तित होने लगता है या निकलने लगता है, जिससे क्या है मैग्नेटिक वेव्स निकलने लगती हैं। और मैग्नेटिक वेव्स होंगी तो ये एटमॉस्फेयर हो गया, ये एटमॉस्फेयर हो गया। और इसी के ऊपर क्या होता है, मैग्नेटोस्फीयर। क्लियर सी बात ना? अगर एक क्वेश्चन बनता है, अब आप लोग बोलेंगे कि हमारा एटमॉस्फेयर क्यों, एटमॉस्फेयर अभी हमने आपको बताया था पहले कि एटमॉस्फेयर जो होता है वो ग्रेविटी से क्या होता है, टिकाऊ। यहाँ पे हमें बात करनी होगी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है नाउ, ग्रेविटी एंड मैग्नेटोस्फीयर, ग्रेविटी एंड मैग्नेटोस्फीयर के कारण क्या है, बना हुआ है या स्टेबल है। क्लियर बात ना? कि एक्सोस्फीयर में आप लोगों के मैग्नेटोस्फीयर भी पाया जाता है। नेक्स्ट में देखो क्या होता है कि मैग्नेटोस्फीयर हमारे लिए कितना अच्छा है या कितना लाभदायक है या हानिकारक है। तो इसे देख लेते हैं। मैग्नेटोस्फीयर क्या है, हमारे लिए क्या है, लाभदायक है। जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, अब सूर्य से क्या है, कॉस्मिक रेडिएशन आती है, कॉस्मिक रेज निकलती हैं इससे।
और कॉस्मिक रेज क्या होती है, बहुत खतरनाक होती हैं। तो कॉस्मिक रेज ऐसी आती हैं तो ये क्या करते हैं, इन्हें रिफ्लेक्ट कर देता है। कॉस्मिक रेज क्या है, रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। तो याद है कि मैग्नेटोस्फीयर आपकी क्या है, कॉस्मिक रेज को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे वो पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती है। नेक्स्ट में अगर हम बात करें कि एक्सोस्फीयर में कौन कौन सी गैसेस पाई जाएंगी, तो ये याद रखना है कि एक्सोस्फीयर में आपका हाइड्रोजन एंड हीलियम 2 गैसेस होती हैं। क्लियर ना, कि हमें याद रखना है कि एक्सोस्फीयर में हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस होती हैं। क्लियर ना, ये आप लोगों का टोटल एटमॉस्फेयर के 5 मंडल हो गए कि हम लोगों ने कंटिन्यू करके एक एक करके पढ़ लिया है। ठीक, कि टोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। अब इनके क्वेश्चन आप लोगों को नेक्स्ट क्विज वगैरह में हम डाल देंगे, एप्लीकेशन में तो मिल जाएंगे। क्लियर ना, नेक्स्ट में अब हम लोगों को पढ़ना है आइसोलेशन एंड बजट हीट। नेक्स्ट में हेडिंग डाल लीजिए, आइसोलेशन एंड बजट हीट। सूर्य तप एंड ऊष्मा बजट। ठीक, इसे हम नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करेंगे। इसमें देखो आप लोग सारे मंडल को थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना, जो भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, क्लियर करके ऐसे पूछ लेना। ठीक है, और देखो आज सभी लोगों को आज रक्षाबंधन का दिन है, तो सभी लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन। ठीक, खूब एंजॉय करिए और पढ़ाई भी करिए साथ साथ में। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। थैंक यू।